स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एकता साइंस क्लासेस। तो अभी हम जो है कल हमने बायोलॉजी का एक वीडियो बनाया था, तो आज मैं केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर का हमारा जो थर्ड पॉइंट स्टार्ट होने वाला था वो था चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि दो चेंजेस हमने पढ़ लिए थे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो अभी तीसरा वाला पहला जो था फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, सेकंड था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी बनना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन का। और थर्ड है अब हमारा चेंज इन टेम्परेचर। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। तो थर्ड क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक चीज है, आपको दो चीजें पता करनी है यहाँ पे। एक होता है कि टेम्परेचर जो है वो डाउन भी होता है, आपको पता है। जैसे हमारा जो वेदर है वो ठंड भी आती है, गर्मियां भी आती हैं, ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी ना टेम्परेचर का चेंज होना कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि आप जब रिएक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो टेम्परेचर राइज होता है मिक्सचर का। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है वहां पे टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है, वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। एब्जॉर्ब्ड होने की वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। तो ऐसी दोनों रिएक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में बढ़ रहा है किसी में कम हो रहा है। इन रिएक्शंस के नेम भी अलग अलग होंगे, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अभी आप किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये रिएक्शन है, तो हम मतलब एक वन वर्ड होता है ना, जैसे मेरा नेम है एकता। अब एकता बहुत सारे हैं इसलिए मेरा सरनेम भी है। ऐसे ही केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जब स्टेटमेंट देते हैं कोई, तो उसका एक नॉर्मल एक नेम हो जाता है उसके बाद। जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट रिएक्शन ऐसी जहाँ पे हम हीट जो है रिलीज हो रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इनमें क्या होती है, हीट जो होती है इवॉल्व होती है, इवॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है। और जो दूसरी बताई थी जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैं आपको इतना सिंपल एक चीज बताऊंगी, इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन दोनों रिएक्शंस में कंफ्यूज होते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे पता करेंगे आपके कौन सी रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। देखो इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि यहाँ पे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का ही, कि जब आप लाइम को, किसको, लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, किसके साथ, H2O। देखो यहाँ पे मैंने H2 लिख दिया। देखो केमिस्ट्री लर्न करने का सबसे इजी मतलब समझने और लर्न दोनों चीज हो जाएगी जब आपको फॉर्मूला उसका पता हो, आप बताना सीखे, फॉर्मूले से चलिए फिर। तो यहाँ पे क्या है, लाइम, लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। दोनों की इसकी +2 -2 जो कि मैंने आपको रिएक्शंस बनाने में सिखा दिया था। तो इन दोनों को जब 2 कैंसिल तो फॉर्मूला बन गया CaO प्लस H2O। यानी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको लाइम का फॉर्मूला बताया था। अब इसको ऊपर नीचे कर लो आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमें करनी है रिएक्शन। तो यहाँ पे आ गया CaO जो कि क्या है, लाइम। इसको लाइम से ही याद रखना, या इसको लाइम भी बोलते हैं। इसको क्या है, एक और चीज बोल सकते हैं आप इसमें, इसको आप क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्विक लाइम। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। और इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी यानी कि हीट, आप बोलो हीट या एनर्जी, वो क्या होगी, रिलीज होगी, बहुत सारी एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज हो रही है यानी हीट रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें अब यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन आ गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे आपने क्विक लाइम ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट किया और ये स्लैग लाइम बन गया। हीट इसमें बहुत इवॉल्व होती है। जब भी आप अपने लेबोरेटरी में ये केमिकल रिएक्शन करोगे तो आप देखोगे वो जो टेस्ट ट्यूब है ना, वो गर्म हो गया होगा, हीट हो गया होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी, चेंज इन टेम्परेचर की। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करो कि CaO जो है वो रिएक्टेंट में आया, CaO
प्लस वाटर और CaOH2 जो है वो आया आपका प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, अलग अलग रिएक्टेंट का जो मैंने जो सब्सटेंसेस हैं वो अलग लिए, प्रोडक्ट की मैंने अलग लिए। अभी क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो एटम्स हैं वो चेंज नहीं होते, एटम कभी भी चेंज नहीं होगा, एटम सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एटम कभी भी चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे आप क्या, जैसे मैंने कैल्शियम ले लिया, उसको मैं मैग्नीशियम नहीं कर सकती। तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में या फिर आप कहो केमिकल रिएक्शन में एटम कैन नॉट बी चेंज, एटम कभी भी चेंज नहीं हुआ। हमारा जो भी मैटर है वो एज इट इज़ मैटर रहेगा, मास जो है जिस भी एटम का है वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज होना होगा ना वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। वो जब आप बैलेंस करोगे केमिकल इक्वेशंस को तब मैं आपको बताऊंगी इसको कि कैसे होता है। अभी क्या है कि जैसे मैं हूँ, आप हो, लेकिन वी ऑल आर ह्यूमंस, हमारे अंदर ह्यूमंस वाली प्रॉपर्टी है, सबके अंदर है, वी ऑल आर मैमल्स। सेम केमिकल रिएक्शंस में भी क्या होता है ना, एटम्स हैं, एटम्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है, आप एटम्स को चेंज नहीं कर सकते। अभी आपके ये एटम है, सेम रह गए, आपने कर दिया उसको, रिएक्शंस जो है आपकी बन चुकी है, आपकी हीट इवॉल्व होगी, आपने एक्सोथर्मिक कर लिया। अभी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, क्विक लाइम और वाटर, इसको जब आपको रिएक्ट करना है ना, जैसे मैं और आपकी फ्रेंड है, मान लो कोई भी हम दो फ्रेंड है, हम दोनों में ईगो ना कूट कूट के भरा हुआ है, मैं तो ये कह रही हूँ। अब ईगो कूट कूट के भरा हुआ है, तो अगर हमें पैचअप करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे अपना ईगो साइड रखना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तभी जाके हम आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन ना तो वो तैयार है ना मैं तैयार हूँ, तो कभी भी पैचअप ही नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये जो रिएक्टेंट आपने लिए है ना, इनको भी अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी हीट रिलीज करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी हीट रिलीज करनी पड़ेगी। जब तक ये अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी हीट रिलीज नहीं करेंगे ना, ये आपस में बॉन्ड बना के नया सब्सटेंस कभी भी फॉर्म्ड ही नहीं कर सकते। आप देखना, तो इनको अगर नया सब्सटेंस जो है फॉर्म्ड करना है, न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म्ड करना है, तो इनको अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, तभी इनमें एक बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ, आपको एक रस्सा है, उसको बीच में से तोड़ना है, तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, आप बहुत सारी एनर्जी लगाओगे उसके अंदर, तभी वो रस्सा टूटेगा। जब वो अंदर से एकदम ढीला 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 कच्चा होता जाएगा ना अपने, यानी कि उसकी जो बॉन्ड्स जो बन रही हैं वो वीक होती जाएंगी, तभी तो वो ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी उसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने दो जो भी रिएक्टेंट लिए तो उनमें से एनर्जी थोड़ी रिलीज करवाई और ये बॉन्ड बनाएंगे आपस में, और यहाँ पे ये न्यू प्रोडक्ट जो है विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म्ड हो जाएगा। अभी आपको याद आएगा कि एक और रिएक्शन होती है एनसीईआरटी में जिंक की। जब भी आप जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराओगे, जब भी आप जिंक के ग्रेन्यूल्स को, इवन मैं तो कह रही हूँ, आप जिंक जब आप टेस्ट ट्यूब में ले लोगे ना, वो जो पार्ट होगा जिंक का वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो एनर्जी यानी कि हीट रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जिंक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन गया, ZnSO4। ठीक है, 2 + 2 -2 दोनों की कैंसिल कर दो, फॉर्मूला बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अरे बाबा, ये क्या, ये तो हमने इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन में भी देखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में, कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो केमिकल रिएक्शन की। मैम तो बेवकूफ़ बना रही है, ये रिएक्शन इसमें कैसे आ गया ना। एक रिएक्शंस जो है ना आपके बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स में काम आ सकती है, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन काम आई। जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी प्रॉपर्टी आ गई इसमें, दूसरा आपका टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर वाली भी जो रिएक्शंस हैं, वो जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो होगा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी बन जाएगी, केमिकल रिएक्शंस की। अभी आप देखो इसमें क्या है, आपका जिंक ग्रैन्यूल हो गया। अभी आप ये इसको ले जाके कैसे भी एक्सपेरिमेंट कर लो अपना लैब में जाके, ठीक है। अभी आप खुद ही पहचानने लग जाओगे, लेकिन एक बात और याद रखना, इसको समझना है और ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक के ग्रैन्यूल्स का कलर आप देखना थोड़ा सिल्वरी ग्रे कलर का होता है,
ठीक है। जब भी आप लेबोरेटरी में ये चीज़ों को प्रैक्टिकली देखोगे ना, आपको चीज़ें धीरे 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 लर्न होती जाएंगी। मैं ये नहीं कहती केमिस्ट्री में आपको एकदम से सब समझ में आ जाएगा, स्लोली स्लोली आता है। टीचर्स भी ना कोई इंटेलिजेंट नहीं होते, वो भी धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते लर्न करते हैं। एक और बेस्ट एग्जांपल है जो अभी डेली लाइफ में, कार्बन को बर्न कर लो। कार्बन को जब एयर में बर्न करोगे तो CO2 गैस रिलीज़ होती है और बहुत सारी हीट रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ होगी तो उस रिएक्टेंट का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, आपका चेंज इन टेम्परेचर में सेम चेंज इन टेम्परेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक से केमिकल रिएक्शन की आपकी। तो आपका ये तो बेस्ट एग्जांपल हो गया। ये तो डेली लाइफ में आप देख रहे हो। तो अभी हम, ये आपके लिए सफिशिएंट हुआ। चेंज इन टेम्परेचर में ये 3 इक्वेशन याद कर लो, सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन लर्न करने की कोशिश कभी मत करना। मैं तो अभी भी यही बोलूँगी, रिएक्शंस को सिर्फ समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप देख रहे हो एक एक रिएक्शन भी 2-2 में एग्जाम्पल्स में काम आती है। अभी आपका 4th और लास्ट पॉइंट है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। वेरी इजी। चेंज इन स्टेट के बहुत सारे एग्जांपल्स जो है ना आपके डेली लाइफ में आएंगे। सॉरी, इससे पहले एक एग्जांपल और रह गया आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में मैंने नहीं बताया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, BaOH को होल ट्वाइस यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम की +1 क्लोरीन की -1, दोनों रिएक्ट होंगी। अभी इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ रिएक्ट होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। देखो, मैं केमिकल रिएक्शंस हर रिएक्शन में बनाना फिर भी सिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब बेरियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो BaCl2 बन गया, क्योंकि बेरियम की तो 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। अब ये बात आएगी अमोनियम पे, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम है तो अमोनिया गैस रिलीज हो सकती है, हाइड्रोक्साइड है तो वाटर रिलीज होता है। तो ये आपके प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप इस रिएक्शन को करोगे ना, तो ये रिएक्शन क्या होगी, जब आप इस रिएक्शन को करोगे तो ये रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। जब आप इसको लैब में जाके करोगे ना, आप देखोगे जब टेस्ट ट्यूब आपने लिया, इसको प्रैक्टिकली करते हैं। टेस्ट ट्यूब जब आप इसको लोगे ना, तो वो टेस्ट ट्यूब क्या होगा, वो एकदम कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस रिएक्शन को करने के बाद जब आप इसको स्टायर करोगे ना, मिलाओगे, तो वो एकदम ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा प्रैक्टिकली कि ये कैसी है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4th जो आ गया आपका चेंज इन स्टेट आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में क्या है, आपके स्टेट चेंज होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इसका भी सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें आप तीनों को ही शो कर सकते हो। आपका सॉलिड में भी चेंज हो जाएगा, गैस में भी चेंज हो जाएगा, लिक्विड में भी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में रखी मोमबत्ती, यस, वैक्स। उसको क्या करो, जब आप उसको हीट कर रहे हो तो वो क्या है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे वैक्स क्या है, वैक्स तो सॉलिड है, आपको पता ही है, हम सब जानते हैं, टच भी करके देखा है हमने। सॉलिड क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस। ये कन्वर्ट किस में हो रही है, गैस और लिक्विड में। तो यानी कि एक ही रिएक्शन में हम तीनों चीज़ों को शो कर सकते हैं। कितनी ईजिली शो किया। तो यही एग्जांपल आपका चेंज इन स्टेट किया गया। इसमें आपका सॉलिड जो है वो गैस और लिक्विड में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है आपका वैक्स इसका एग्जांपल हो गया। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपने अच्छे से पढ़ ली और आपने इसके एग्जांपल्स भी समझ लिए। लास्ट में एक बात और समझ लेना कि एक ही एग्जांपल, एक ही रिएक्शन आपके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जांपल्स भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप एक रिएक्शन को सिर्फ एक ही एग्जांपल में नोट करो। नो, आपको एक एग्जांपल आप चारों में, अगर आपका सुइटेबल है ना, चारों में लिख सकते हो। आपने नोटिस किया था ना, एक KI वाली रिएक्शन हमने इससे पहले वीडियो में की थी, तो वहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा था। ठीक है, एक आपका PPT भी फॉर्म हो रहा था, यानी कि दोनों में आ गया। अभी यहाँ पे आपने चेंज इन टेम्परेचर वाला देख लिया, जिंक ग्रेन्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी रिलीज़ हो रहा है और आपका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो वो एक ही रिएक्शन आपके 2 एग्जांपल्स में यहाँ काम आएगी।
अब जो आपका आने वाला है नेक्स्ट, वो आने वाला है केमिकल इक्वेशंस कि यस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे हम इनको फॉर्म कर सकते हैं, ये बनती हैं या ऑटोमेटिक हैं, वो डिपेंड करता है कि अभी आप केमिकल जो इक्वेशंस बना रहे हो उससे आप क्या समझें। तो देखो केमिकल इक्वेशंस जो है ना, वो केमिकल जब आप दो किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्ट कर रहे हो और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशंस। आप केमिकल इक्वेशंस को जब आपको इजी वे में समझाना है तो उसका भी एक और सबसे अच्छा मेथड है, आप उसको केमिकल रिएक्शन यानी कि उसके शॉर्ट टर्म्स में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बहुत एग्जांपल्स दिए हैं अभी तक, मैंने डायरेक्ट उनके फॉर्मूले उठा के लिखे, लेकिन अभी कोई आपको प्रॉपर उसका नेम लिख के दे दे, यानी कि आपको लिख दे अमोनियम क्लोराइड, तो AMMO आप प्रॉपर स्पेलिंग लिखोगे। मैंने डायरेक्ट क्या किया, शॉर्ट फॉर्म लिखा, उसका सीधे फॉर्मूला लगा के आपको इक्वेशंस बना दी, रिएक्शंस बना दी, क्योंकि मुझे उस वे में इजी लग रहा है, क्योंकि अब मैं चीज़ों को समझ चुकी हूँ। जब आप भी समझने लग जाओ ना, तो आप भी केमिकल इक्वेशन जो भी हो नेम, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ। ये क्वेश्चंस जो है ना इस टाइप के आपकी बुक में बोर्ड में बहुत भी आते हैं, आपके डायरेक्ट नेम दे देंगे, आपसे कहेंगे केमिकल इक्वेशंस लिखो, रिएक्शंस लिखो और उनको बैलेंस करो। केमिकल इक्वेशंस एक्चुअल में हम समझा किससे सकते हैं, रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, तो वो होता है सिंबल और फॉर्मूले के थ्रू, जो कि मैंने आपको अभी बताया। लाइम और वाटर को जब रिएक्ट करोगे तो क्या बन गया, स्लैग लाइम। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्पेलिंग लिखी है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अभी मैं क्या करूँ, मुझे केमिकल इक्वेशंस आपको रिप्रेजेंट करनी है, मैं क्या करूँगी, इसके सिंबल और फॉर्मूले लिख दूँगी डायरेक्ट, और ये शॉर्ट फॉर्म भी बन गया, समझ में भी आ गया, आपको फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए, इजीली आपको लर्न भी हो गए। तो ये एक शो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अभी मैं कहूँगी कि अभी आपका ये जो है ना, ये पूरा नहीं हुआ। रीज़न ये है कि अभी केमिस्ट्री में ना आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी इसमें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करते आप, जो कि आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, तब तक आपकी कोई भी इक्वेशन जो है पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये आपको पता ही है, जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, फिज़िक्स है तो फिज़िक्स के अपने लॉ हैं, बायोलॉजी में अपने हैं, केमिस्ट्री में अपने हैं, उन लॉज को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस लॉ को, क्योंकि 9th में हमने सबसे एक बहुत गहरी लाइन पढ़ी थी कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, उसमें आप कोई भी मैटर जो है ना, कोई भी सब्सटेंस है, उसको बना नहीं सकते हो। जैसे कैल्शियम है, इसको बना नहीं सकते हो, इसको बिगाड़ नहीं सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ये बना हुआ है। आपके पीरियडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपको पता है? यस, आपको पता है 117, यानी कि 117 आपके टोटल एलिमेंट्स हैं। हो सकता है इसमें से कुछ जो हैं अभी ऐसे हैं जो डिस्कवर्ड, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स हमारे पास उतने ही हैं और वो एज इट इज़ ही रहने वाले हैं, उसको आपको चेंज नहीं करना है। एलिमेंट्स को नहीं, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ना, सिर्फ आपको उसको बैलेंस करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है, आपको मासेस को इक्वल करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है कि केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंडेड फॉर्म ऑफ